श्रीमान राम सुचित जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को बुला रहा हूं कि दीप में कितनी जलन है, दीप में कितनी जलन है, धूप में कितनी तपन है, ये बताएंगे तुम्हें वे जिंदगी जिनकी हवन है, जिंदगी जिनकी हवन है। आगे के साथ जैसा कि जाते जाते हमारे संचालक भाई साहब ने जज साहब के नाम से संबोधन किया, तो आप लोग एक जज के व्यक्तित्व से वाकिफ हैं कि बोलता नहीं सुनता ही है। यदि बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो आप विद्वजनों से प्रार्थना है कि हम क्षमा कर देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी विद्वजन, अभी आप लोगों का जो समापन कार्यक्रम चल रहा है काव्यांगन का, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर अच्छा भी लग रहा है और श्रोता के रूप में शामिल न होकर दुख भी हो रहा है कि मैं वंचित रह गया आप लोगों की अच्छी अच्छी कविताओं से, रचनाओं से। आप लोगों ने भी फूलों से सबका स्वागत किया। मैं यही कहना चाहूंगा कि फूल रस मोह के खातिर नहीं लाइए, फूल रस मोह की खातिर नहीं लाइए, फूल खिल जाएंगे आप मिल जाएंगे, फूल खिल जाएंगे आप मिल जाएंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि एक राष्ट्रीय संस्था में उपस्थित होकर मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और जिस प्रकार से आपकी ये यात्रा चल रही है और प्रतिवर्ष आप लोग कहीं न कहीं मनाते हैं, कोशिश यही हो और हम प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं कि आपका ये कार्यक्रम उत्तरोत्तर समृद्धशाली हो, अनेक अनेक विद्वजन उसमें उपस्थित होकर अपना योगदान दें। और यही कहना चाहूंगा कि रूठी हुई सुबह को मनाकर तो देखिए, रूठी हुई सुबह को मनाकर तो देखिए, मंजिल है पास पांव बढ़ाकर तो देखिए, जल जाएंगे हजारों दीपक पथ में, हस्ती को बलि दिया बनाकर तो देखिए, हस्ती को बलि दिया बनाकर। इसी कड़ी में दो पंक्तियां और, तुम स्वयं अपना दीपक जलाओ सखे, सो गई चेतना को जगाओ सखे, रोशनी खुद तुम्हें देखने आएगी, यह निराशा का चादर हटाओ सके, यह निराशा का चादर हटाओ सके। मैं चूंकि आपकी संस्था में पहली बार उपस्थित हुआ हूं, लेकिन फिर भी यह वादा करता हूं अखिल भारतीय स्तर पर कहीं भी आपका आयोजन होगा, हम श्री दीक्षित जी के आदेश पर हर जगह उपस्थित मिलेंगे। और इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कह देना समंदर से हम ओस के मोती, कह देना समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। अरे वाह! कह देना समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे, जब साथ ना दे कोई आवाज हमें देना, जब साथ ना दे कोई आवाज हमें देना, हम फूल सही लेकिन पत्थर भी उठाएंगे, हम फूल सही लेकिन पत्थर उठाएंगे। अब चूंकि अभी हमारे बाद भी तमाम वक्ता हैं, तो संस्था के लिए यही विनम्र निवेदन संस्था की तरफ से कि हमें खाने में कोई कैद नहीं कर सकता,
हमें खाने में कोई कैद नहीं कर सकता, हम खुशबू है जिधर जाए महकते जाए, हम खुशबू है जिधर जाए महकते जाए। अंत में आप लोग की जानी पहचानी पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो आप लोग सुना हुआ है, लेकिन आप लोग साथ को लेकर के लाइनें संगत लग रही हैं। कि साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, क्या बात है, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आपकी की नजर कर गई क्या असर, आपकी की नजर कर गई क्या असर, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। इन्हीं शब्दों के साथ संस्था के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कहूँ जज साहब कहूँ, लेकिन मूलतः तो आप जज साहब ही रहेंगे, क्योंकि जिस पद को पूरे जीवन जिया होता है वो हमारे साथ हमारी पहचान की तरह चिपक जाता है। तो जज साहब के संबंध में मैं और बता दूं, बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते भी, लेकिन आपने देखा होगा समय की मर्यादा को पहचानने का जो गुण है वो मुख्य अतिथि होते हुए भी आपके अंदर है। एक पर्स के लिए भी जोरदार तालियां। और अब इस कार्यक्रम को ले चलते हैं समापन की ओर। और आज के कार्यक्रम के हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए मैं उन्हें अभिवादन के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन। आज के इस सभा के मुख्य अतिथि और इस संस्था के अध्यक्ष रमापति जी, सचिव गोयल जी, और आज इस सत्र का और पूरे कार्यक्रम का संचालन करने वाले आदरणीय दीक्षित जी, शेष बच्चे सभी स्वयंभू जन। मैं स्वयंभू इसलिए कह रहा हूँ कि भाई कभी तो स्वयंभू से कम नहीं होता। ये कार्यक्रम मुझे मालूम नहीं था कि इतना बढ़िया चल रहा है। ये तो कल मैं बाहर था और आदरणीय राजनायक शुक्ल जी ने कहा कि दीक्षित जी की तरफ से आपको आदेश है कि रहना है। मैं जानता नहीं था कि ऐसा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो साधुवाद देता हूँ दीक्षित जी को कि संगम की धरती पर एक भगीरथ वो थे जो गंगा जी को यहाँ तक पहुँचाए, और एक भगीरथ आप हैं जो सरस्वती जी को यहाँ पहले मुझे बताए होते तो मैं पूरे दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद होता। आप समझ सकते हैं हमारी पूंजी क्या है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, वहाँ 2-4 कई बार तो अकेला कवि हजारों लोगों की चेतना पर राज करता है, और यहाँ पर सब के सब कवि हैं। ये तो बड़ा दुष्कर है कि सबको एक साथ एक आंगन में ले आके खड़ा करना। इस संस्था का मैं देख रहा हूँ 8 साल से। मैं तो आदरणीय शर्मा जी का जब मैं यहाँ समीप से फोटो देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि श्रद्धेय शर्मा जी तो यही वाले हैं जो हम लोग कानपुर में साथ में हुआ करते थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कवित सवैया और कुछ छंदों में रचने वाले बिल्कुल सीधे सरल व्यक्तित्व के धनी शर्मा जी का
यह लगाया हुआ बिरवा इतना बड़ा हो सकता है कि वो, मैं तो केवल अपने को समझता था कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यहाँ पर छात्र रहा हूँ, यहाँ पर इसी गुरुकुल में पढ़ा भी रहा हूँ। तो वो एक जो विशाल जो वट वृक्ष है जिसकी शाखाएं वो फिर वृक्ष निकल आते हैं, ये तो मैं साक्षात यहाँ देख रहा हूँ कि जो बिरवा उन्होंने रोपा और ये वृक्ष पूरे भारत में फैला हुआ है। ये तो अद्भुत है। और आप सभी उसी अनुशासन से यहाँ हैं। प्रायः जब विद्वता के साथ बड़ा संकट है कि दो विद्वानों को एक साथ एकत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इतना विद्वत और स्वयं जो शब्द ब्रह्म का एक प्रकार से कहने उपासक ही नहीं बल्कि है वो सृष्टा है, सारे लोग रचने वाले। और आज दीक्षित जी ने जो नहीं रचने वाले हैं, वो जो क्षितिज पे नहीं थे उनको भी ले आए। अध्यक्ष जी को मैं सुन रहा हूँ कितनी बढ़िया कविता का पाठ करते हैं और लिखते हैं। मैं आपको बताऊं व्यक्तिगत कि मैं तो शुद्ध रूप से विज्ञान का विद्यार्थी रहा। शुक्ल जी हमारे मित्र हैं, मैं एमएससी फिजिक्स में आप भी थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मामला कहाँ से बदला, पटरी हमारी बदली कहाँ से। गोरखपुर का मैं रहने वाला, इंटर कॉलेज वहाँ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, वहाँ मैं पढ़ता था। तो वहाँ विशाल कवि सम्मेलन होता था। मैं जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं हिंदी का अध्यापक होऊंगा, लेकिन उस कवि सम्मेलन में हम लोग जाते थे, कविता सुनते थे, वो जो आनंद आता था वो कहीं न कहीं वो जो बीजारोपण है, वो मैं यहाँ आया कंपटीशन की तैयारी के लिए, और वो जो बीजारोपण था वो पता नहीं कहाँ से अचानक लहलहा उठा। पारस पत्थर के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन हम में से हो सकता है किसी ने देखा हो, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन वो पारस में यही देखा हूँ कविता के क्षेत्र में कि कुछ कवियों के बीच में कोई कवि भी फंस जाता है तो वो भी कवि हो जाता है। ये कविता के क्षेत्र में भी संभव होता है और सभी कविता रचने लगते हैं। ये अद्भुत है। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ कि जिस बागीचे में एक मेरे भीतर कविता के रूप में साहित्य का स्मरण हुआ था, मुझे अभी कुछ वर्ष पहले पता लगा कि वहाँ कवि सम्मेलन बंद कर दिया गया। तो उसके पीछे कारण क्या था? हमारे मित्र हैं और शुक्ल जी के भी मित्र हैं, प्रदीप राव जी मुख्यमंत्री जी के सभी महाविद्यालयों का संचालन करते हैं, उनका जो विश्वविद्यालय खुला है। तो प्रदीप जी ने कहा कि ये जो कवि लोग आते हैं तो जितना सुंदर यहाँ दिखता है, रात में उनकी व्यवस्था में उतना ही असुंदर होना पड़ता है। और उन्होंने कवि सम्मेलन बंद कर दिया। यानी जो हमारे भावनाओं का संस्कार करने वाला है वो कविता के साथ वो पक्ष कैसे जुड़ गया, यह आश्चर्यजनक है। और उससे मुक्त होकर के हम सब लोग 2 दिनों से यहाँ रहते हुए, और उसका कहीं कोई गंध पुष्प की है, शब्द की है, भांति भांति प्रकार की है। नहीं तो कवि जहाँ एकत्रित होते हैं वहाँ निश्चित तौर पर भिन्न भिन्न प्रकार की गंध जब अकेले होते हैं तो और होती है। मैं गोपाल दास नीरज जी का, उन्हीं की जगह पे शुक्ल जी बैठे थे, तो शुक्ल जी से कभी आप व्यक्तिगत समझिएगा कि इतना बड़ा कवि, लेकिन व्यक्तिगत थोड़ी सी जो समस्याएं होती हैं तो फिर क्या होता है कि वह संस्कार को प्रभावित करता है। मैं इस मंच से एक बात कहना चाहता हूँ कि सत्यम शिवम सुंदरम कला के बारे में जो हमारे काव्य शास्त्री आचार्य कहा करते थे, और एक प्रतिमा यानी सत्य, कल्याण और सौंदर्य सबका एक साथ समन्वित हो। ये जो बीच में अलगाव हो गया, ये एक अलगाव तो ये दिखा, एक दूसरा अलगाव मैं आपको उसकी ओर संकेत करता हूँ। हम लोग अध्यापक हैं, कभी कभी मन विक्षोभ से भर जाता है। हमें से बहुत से लोग अध्यापक होंगे। हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जिस पीढ़ी के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो, उसको 2-4 कविताएं जरूर याद होती हैं। हम आने वाली पीढ़ियों से जब कहते हैं बेटा कविता सुनाओ, तो उसको एक कविता नहीं सुनाई।
उसको याद ही नहीं है। यानी हमने अपने आने वाली नई पीढ़ी से कविता का संस्कार छीन लिया है। जो तुक में करने वाले, जो छंद में करने वाले कविगण हैं, वे सब जानते हैं कि आज किस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही हैं। यहाँ तक कि जिनके 10 काव्य संग्रह हैं उनको भी अपनी कविता नहीं याद रहती। तो हमने कविता की वो ताकत छीन ली, और किस नाम पर? हम लोग संवेदना के लोग हैं। भाव संवेदना और विचार संवेदना, वो संवेदना से जो विचार पनपता है उसको प्रश्रय देने वाले लोग हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ कि कुछ औपनिवेशिक विचारों के कारण, मैं नाम लूं ना लूं समझने वाले समझ जाएंगे कि यथार्थ के नाम पर कविता में कुछ इस प्रकार का आरोपण हुआ कि शुद्ध और एक प्रकार से शुष्क विचारों का, राजनैतिक विचारों का जिस प्रकार से प्रस्फुटन किया गया और उसकी जगह बनाई गई कि भाव का धरातल बिल्कुल सपाट सूखा हो गया, और वो जो नदी थी आर्द्रता की वो समाप्त हो गई, और कविता से भाव को हमने कालबाह्य मान लिया कि भावना में कविता लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बीते दिनों की कविता हो गई। उसको हमने एक फैशन में भावना को, जो उदात्तीकरण हमारे मन का करता था, हमारे विचारों का करता था, उसको हमने समाप्त कर दिया। ये एक बड़ा दुखद पक्ष है। आने वाली पीढ़ी, 2 पीढ़ी के बाद आप समझिए, हमारी स्मृति में तो सब कुछ है। हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जो, हम लोगों ने अपने देखा होगा कि गांव में माचिस भी नहीं हुआ करता था। लोग कहते थे उनके वहां से गांव मांग लो, आग मांग लाओ। आज हम लोग उस समय में हैं जब एआई सब हमको सारी चीजें बता रहा है। एआई से आप सब पूछ लीजिए, उससे कविता करवा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, सब कुछ बता रहा है। हम लोगों ने वो उन दिन को भी देख लिया कि पूरी दुनिया एक साथ स्तब्ध रह जाए और महीनों तक, और यहाँ से आसमान सैकड़ों किलोमीटर तक दिखाई दे। ये हम पीढ़ी के लोगों ने देखा है। ये भाव और विचार के दृष्टि से इतनी हमारी संपन्नता, क्या हमारे पास कविता के लिए विषय नहीं है? क्या हमारे लिए कविता के भाव इतने सुष्ट हो गए? क्या इन संवेदना से हम विचार नहीं दे सकते मनुष्यता के बारे में, कि हमको राजनैतिक विचारों से कविता का काम चलाना पड़े? तो ये समझने की जरूरत है। और कविता अब जो कविता का जो पक्ष है कि जो हमारे अपने अनुभव की नहीं, पर काया प्रवेश करा करके दूसरे के मन को समझ सके, कविता का सही अर्थ वो है। उससे भी आगे हमारे शास्त्रों में भी विवेचित है कि हम इससे परे जाकर के उस परे को जाके समझ लें और मनुष्य की चेतना में कुछ अंशदान कर सकें। वास्तविक कविता वो है। हम उस कविता के सृजन से किस प्रकार से हमको अलग कर दिया गया, ये एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि अकादमिक छल है कविता के साथ, और ये पूरी अकादमिक दुनिया में हो रहा है। हम लोग विश्वविद्यालय में हैं, हम ये देख रहे हैं। तो बहुत संक्षेप में मैं थोड़ा खींच लिया लंबा, ये ठीक नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि मुझे लगता है कि आप निश्चित तौर पर इस सारस्वत कार्य को बचाए रखने में अपना योगदान भिन्न भिन्न क्षेत्र में, जीविका के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहते हुए कर रहे हैं। कि आप सभी मनीषी हैं, आप सभी बिल्कुल साधु के पास साधु हैं, आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आप सबको मैं नमन करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। और इस संस्था को मैं नमन करता हूँ, और श्रद्धेय शर्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि कम से कम उन्होंने इस प्रकार का एक राह दिखाई है। मैं जब विद्यार्थी था उस समय बात बने न बने, अभी जिसका आपने नाम लिया, तो मैं संभावनाओं के कवि के रूप में प्रस्तुत हुआ। लेकिन वो अध्यापकी जीवन में जब मैं बहुत पढ़ने लगा तो धीरे धीरे इसी प्रभाव में कविता मुझसे मुक्त हो गई। तुम कविता नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जब विचार का प्रभाव ज्यादा हो जाता है तो निश्चित तौर पर वो आलोचक तो हो जाता है, फिर कविता उससे मुक्त हो जाती है। एक आध कविता चूंकि कवियों के बीच में हूँ तो ये ना हो कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, सुना करके अपनी बात समाप्त करता हूँ।
यदि आप सबकी अनुमति हो तो जी स्वागत तो न सुनाने के कारण कविताएं मुझे याद नहीं रहती। मैं कवि हूँ लोक के शब्द का अपने अर्थ की संगति से, लोक के शब्द का अपने अर्थ की संगति से लोक में लय करना मेरा धर्म, जीवन को मुहावरे में ढालूंगा। केवल अपनी कविता नहीं, पूरे सबकी कविता, जीवन को मुहावरे में ढालूंगा और मुहावरे को कविता में बात बने ना बने। कवि दूसरी कविता है, कवि तू पहले रूठ, कवि तू जन के शब्दों में ही गा, कवि तू जन के शब्दों में ही गा, कवि तू वातानुकूल में चिलचिलाती धूप की कविता न गढ़, कवि तू वातानुकूल में चिलचिलाती धूप की कविता न गढ़, नहीं तो धूप भी अभिशप्त हो जाएगी। कवि तू धूप सहकर धूप में गुदगुदी भर, कवि तू धूप सहकर धूप में गुदगुदी भर, कवि तू पहले रूठ फिर विद्रोह की कविता लिख, फिर विद्रोह की कविता लिख।